हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पे। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एचसीएस के अंदर जो आजकल वेटेज बढ़ रहा है। अभी लास्ट ईयर आपने देखा, अभी जो पेपर हुआ है एचसीएस का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अराउंड 10 क्वेश्चन आए थे एनवायरमेंट से। पहले वेटेज नहीं था, अभी वेटेज है। तो इसको हम कैसे टैकल करें, एनवायरमेंट को हम एचसीएस के लिए कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके थ्रू आपके जितने भी डाउट हैं, ऑलमोस्ट डाउट इस एक वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो आपको आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा और ना ही कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, आज इस सेशन में क्या क्या रहने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। आज इस सेशन में 5 पिलर रहने वाले हैं आपकी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड बुक्स और रिसोर्सेज, नोट मेकिंग देखेंगे कि कैसे नोट्स बनाए जाएं, कॉमन मिस्टेक जो अक्सर हो जाती हैं उनको कैसे अवॉइड करें, और एमसीक्यू और मेंस की आंसर राइटिंग हम कैसे करें। ये 5 पिलर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एनवायरनमेंट को लेके ये 5 चीजें जो है हम वो कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है, एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सब्जेक्ट बड़ा नहीं है। लाइक अदर सब्जेक्ट जो आपके हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सा सब्जेक्ट है और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के अंदर। आपने अगर एनवायरनमेंट का पोर्शन अच्छे से कर लिया तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए कैसे हम बात करते हैं कि आपका 20 से 25% जीएस के प्रीलिम्स पेपर में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को मतलब इतने क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच करते हैं। ठीक है, यहां पे बात करें लार्जली कंसेप्ट बेस्ड और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो भी निकाल ले जाओगे। नेक्स्ट क्या है आपका कि भाई एचसीएस प्रीलिम्स में, जैसे जीएस में देखे हमने, हरियाणा स्पेसिफिक जर्नल नॉलेज का वेटेज है, ज्यादा है। ठीक है, और मेंस में भी आपका अगर हम बात करें तो ज्यादा प्रीलिम्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक पे आप देखोगे कि यूपीएससी का टॉपिक उठा है, उसके पीछे हरियाणा का पर्सपेक्टिव जोड़ दिया, तो आपके मेंस में भी हरियाणा का पर्सपेक्टिव रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं हरियाणा ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना, हरियाणा के अपने एनवायरमेंट के इशू है, जैसे अरावली से रिलेटेड एनसीआर का जो एयर क्वालिटी है उससे लेके आपका यमुना और घग्गर का पॉल्यूशन हो गया। इन चीजों पे डायरेक्टली और फ्रिक्वेंटली अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हम लास्ट के 5-6 सालों में जो आपका वेटेज है वो किस तरीके का रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं बेसिक इकोलॉजी से, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से, तो आपका 20%, अराउंड 20% क्वेश्चन यहां से आते हैं, जो पहला ही है, बहुत बेसिक जहां से है। यहां पे सिर्फ आपको क्या करना है, कंसेप्ट पूछे जाते हैं, कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे आपके सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया, भिंडावास हो गया, आपका कलेश्वर हो गया, ये सब कुछ आपके पूछा जाता है। तो ये 25% आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 25% आते हैं। उसके बाद क्लाइमेट से रिलेटेड, जैसे नेशनल लेवल पे जो क्लाइमेट की बात करते हैं हम, वहां पे आपका यूएनएफसीसी के इनिशिएटिव, सीओपी की कौन सी सीओपी हो रही है, अभी 30 था तो जो 30 हुआ था वो कहां हुआ था, आउटकम्स क्या निकले, वो सब। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट की बात हुई या क्योटो प्रोटोकॉल, ये किससे रिलेटेड है, क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड 15% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टडी है, स्ट्रॉन्ग करंट अफेयर ड्रिवन है,
मतलब करंट अफेयर से ही इस टॉपिक में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट, मतलब एक्ट वगैरह अगर जो पूछे जाते हैं वो 15% पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्यों पूछे जाते हैं? एनसीआर में जो एयर क्वालिटी का इशू रहता है उसके कारण पूछे जाते हैं। हरियाणा स्पेसिफिक एनवायरमेंट, जैसे स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी है, अरावली नोटिफिकेशन है, वेटलैंड अथॉरिटी है, इन सब से भी पूछे जाते हैं, ये भी 15% पूछे जाते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस जो हो गए, जैसे कोई रिपोर्ट हो गई एनवायरमेंट की या बॉडीज हो गई, रिपोर्ट हो गई, वो 10% कभी कभार पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, कभी कभार पूछे जाने वाले। तो अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं बात करूं यहां से जो बहुत ही बेसिक है, ये जो दो टॉपिक है, अगर आपने हरियाणा स्पेसिफिक कर लिया और थोड़ा सा बेसिक कर लिया तो ही आप अराउंड 50% पहुंच जाओगे, 45 to 50% आप पहुंच जाओगे ये दो करके। मतलब जितने क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से आप 50% क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। ठीक है, अगर बात करें कि वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मिसलेनियस 10 क्वेश्चन, लगभग हरियाणा स्पेसिफिक 15 क्वेश्चन ऊपर हमने देखा, वही आपके पॉल्यूशन रिलेटेड 15 क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 15 क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरियाज की, लगभग यहां से हरियाणा की मैं बात करता हूं या स्टेट की बात करता हूं, अलग अलग स्टेट्स में या नेशन की मैं बात करता हूं, तो यहां से आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हरियाणा स्पेसिफिक सेगमेंट, अगर हम बात करें कि आपका बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया और हरियाणा स्पेसिफिक सेगमेंट को लगा ले तो पूरा 40% आपका इन्हीं 2-3 चीजों से कवर हो जाता है। कहां से? आपका इकोलॉजी से और बायोडाइवर्सिटी से। ये दो टॉपिक आपने कर लिए तो ऑलमोस्ट ये समझो कि आधा सिलेबस आपका हो गया, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि आपका प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके बेसिक्स इकोलॉजी और इकोसिस्टम से। ठीक है, यहां पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एम्बेडेड इन द ज्योग्राफी आइटम्स, की ज्योग्राफी के साथ पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के कंसेप्ट के साथ मिला के पूछे जाते हैं। जैसे ड्रेनेज पैटर्न पूछ लिया कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सा आपका नेशनल पार्क है, कि कौन सी नदी के किनारे या कहां पे ये ऐसी प्रजाति पाई जाती है, ये वनस्पति पाई जाती है, बायोम पूछ लिया। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेंस की, अभी मेंस की बात करेंगे। मेंस में क्या पूछ लिया, फिजिकल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कि भाई फिजिकल एनवायरमेंट किस तरीके से ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब बताओ, ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद नीलगिरी, जैसे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया से पूछा गया, नीलगिरी गल्फ ऑफ मन्नार स्पीसीज मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया। ठीक है, रूरल स्टैंड अलोन फोल्डेड इनटू द हरियाणा जीके शॉर्ट आंसर। उसके बाद क्लाइमेट से रिलेटेड किगाली पेरिस एग्रीमेंट या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैच द फॉलोइंग में पूछा गया। ठीक है, हरियाणा स्पेसिफिक में जैसे अरावली ब्लॉक्स का जो मानसून वगैरह है उस पे रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब आया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड आया। ठीक है, और वाटर सेड एंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो यहां पे फोल्डेड इनटू द रिवर बेसिन एंड ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ ऐसा पूछा गया। ठीक है, अगर अब बात करते हैं कि क्वेश्चन हो लिया हमारा एक, कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या क्या हो सकता है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन या ज्यादा वेटेज किन दो का है, वो सब देख लिया। अब हम बात करेंगे सोर्सेज की, कि हमारे सोर्स क्या क्या होने चाहिए, कहां से हमें एनवायरमेंट को पढ़ना चाहिए। तो सोर्स, सबसे पहले स्टैटिक फाउंडेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, 11th 12th की बायोलॉजी की, और सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ने वाली है वो आपको किसकी पड़ेगी, 12th की बायोलॉजी की। 12th की बायोलॉजी के जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं
लास्ट के 4 चैप्टर हैं, उन्हीं 4 चैप्टर में इकोलॉजी है, तो आपको वो बेसिक्स के लिए पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी जो पढ़ते हो उसी के साथ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी के साथ ही आपकी एनवायरमेंट भी कवर होने वाली है। आप चाहें तो शंकर आईएएस का एनवायरमेंट की बुक पढ़ सकते हैं, अपनी भी एकेडमी की बुक आने वाली है एनवायरमेंट की, तो वो भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप अगर पढ़ना चाहें तो पीएमएफ आईएएस करके आता है, पीएमएफ आईएएस एक बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बल्कि बुक है, भारी बुक है, ठीक है, पर मैं रिकमेंड करूंगा जल्दी से खत्म करने के लिए आपका शंकर आईएएस आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा हरियाणा की इकोनॉमिक्स सर्वे जो लेटेस्ट हर साल आती है वो आपको पढ़ना है, वहां से आपको फॉरेस्ट और एनवायरमेंट का चैप्टर उठाना है। हरियाणा स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी आपको पढ़नी है और नेशनल की भी पढ़नी है। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आपको क्या कहां से पढ़ना है, पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसकी जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो मैगजीन आती है वो पढ़नी है। डाउन टू अर्थ पढ़ना है। आरएसएस की लेजिस्लेटिव रिसर्च जो एनवायरमेंट के रिलेटेड बिल्स और पॉलिसी के जो नोट्स आते हैं वहां से आपको ये रिपोर्ट्स पढ़नी है। हरियाणा स्टेट के एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज में जो स्पेसिफिक अपडेट आते हैं वो एक बार देख लेने हैं। और इसी के साथ आपको क्या लगाना है, एचसीएस के 10 साल के प्रीवियस 10 साल के मेंस और प्री के क्वेश्चन लगाने हैं और ये देखना है कि कौन सा टॉपिक बार बार आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नोट्स मेकिंग है उस पे बात कर लेते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए। तो नोट्स को इस तरीके से बनाना है भाई कि नोट्स एक बार बना दिए तो खत्म नहीं, उसमें आप टाइम टू टाइम क्या करते रहो, एडिट करते रहो, टाइम टू टाइम चीजें ऐड करो, चीजें निकाल दो, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, एक लाइव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक लाइव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, रिवाइज्ड इन लेयर्स, कि उसको एक साथ नहीं अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से उसको रिवाइज करना चाहिए। ये हम कुछ आगे बात करेंगे कि कुछ ऐसे चीज लेके आए हैं, ऐसे तरीके लेके आए हैं कि सिलेबस को किस तरीके से पूरा करें, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले यहां पे देख लेते हैं मास्टर रजिस्टर 6 थीम्स की जो 6 थीम है, स्प्लिट वन रनिंग नोटबुक बाय द 6 PYQ themes. So every new facts has been obvious home कि भाई आपको 6 थीम्स के अंदर आप जो हमने थीम्स देखी है एग्जाम में 6 नहीं ज्यादा भी हो सकती हैं, जितनी भी थीम्स हैं एग्जाम में जो बार बार रिपीट हो रही है उन थीम्स के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए, ठीक है, उन थीम्स के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। उसके बाद कंसेप्ट एग्जाम्पल 2 कॉलम्स के लेफ्ट कॉलम के अंदर आप क्या डालेंगे, कंसेप्ट डालेंगे, और राइट कॉलम के अंदर इट इज द हरियाणा और इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल। मतलब आपको ऐसे ही जैसे मेंस के लिए सीट आती है, ये वाली सीट, ऐसी सीट लेनी है आपको। यहां पे एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल एक हरियाणा स्पेसिफिक, एक टॉपिक से हरियाणा स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लिया, और वहीं दूसरा उसके अंदर किसका एग्जाम्पल ले लिया, आपका नेशन स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लिया, कंट्री से एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। डायग्राम्स ओवर द पैराग्राफ, की पैराग्राफ आपको बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, डायग्राम बना लो ताकि आपको याद रहे चीजें। डायग्राम देख के जल्दी चीजें याद होती हैं। जैसे रीड्रॉ द कार्बन नाइट्रोजन एंड वाटर साइकिल, फूड वेब, ऐसे डायग्राम हमें आप अपने हाथ से ड्रॉ कर लेने चाहिए ताकि जल्दी से वो चीजें कवर हो सके। मंथली करंट अफेयर ट्रैकर हमें बनाना चाहिए कि मंथ का ज्यादा नहीं, मंथ का 1-2 पेज का हमें करंट अफेयर उसमें उसी में लास्ट में बनाना चाहिए। जब हम स्टैटिक को रिवाइज करें तो जहां करंट अफेयर आया वहीं पे, मतलब उसी स्टैटिक वाले पोर्शन के ऊपर करंट अफेयर हमें ऐड कर देना चाहिए। हरियाणा एट ए ग्लैंस सीट बनानी चाहिए हमें। डेडिकेटेड पेज होना चाहिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक हरियाणा के लिए हो, ठीक है, कि उसमें आपका रिवर्स हो जाए हरियाणा की, उससे रिलेटेड इशू हो जाए, आपका अरावली इशू हो जाए, स्टेट स्पेसिफिक एक्ट हो जाए, ठीक है, ताकि आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सको, ठीक है।
आप उस चीज को बिफोर एग्जाम रिवाइज कर सको इजिली। इसके अलावा मेमोनिक्स, आपको मेमोनिक्स की भी एक लिस्ट बनानी चाहिए वहीं पे पेज में, या फिर अलग से मेमोनिक्स की भी लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि आप जब याद करो चीजों को आसानी से जोड़ सको कि इसके साथ ये आ रहा था, है ना। अगर नेक्स्ट में बात करूं, कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, हमने बात की थी जो एस्पिरेंट बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी वो लूज कर जाते हैं, फिर भी वो फेल हो जाते हैं, तो क्यों, कैसा क्या होता है। सबसे पहले ट्रीटिंग एनवायरमेंट एज प्योर करंट अफेयर, कि वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा देखते हैं कि एनवायरमेंट तो सिर्फ करंट अफेयर से ही आने वाला है, स्टैटिक तैयार नहीं करते। वो स्टैटिक को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, स्टैटिक को स्किप कर देते हैं, ठीक है। वो फाउंडेशन नहीं बनाते, जो फाउंडेशन नहीं बनाते तो उनका मकान आपको पता ही है कैसा बनता है, तो वो इसीलिए फेल हो जाते। फिर दूसरी चीज, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं कि सिर्फ नेशनल लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, कि नेशनल लेवल का पढ़ लिया वो सफिशिएंट है। ऐसा नहीं होता। अगर आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो तो हरियाणा स्पेसिफिक एक्ट, पॉलिसी वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं रोट मेमोराइज लिस्ट, कि रोट लर्निंग करते हैं लोग, रोट लर्निंग नहीं करना है, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे के साथ लिंक करना है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, फिर जाके उनको समझना है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो क्या होगा, ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करोगे तो चीजों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। एग्जाम में मान लो प्री क्वालिफाई हो भी गया तो मेंस क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि दो चीजों को लिंक करके पूछा जाता है, दो चीजों के कोऑर्डिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अंडर रिवाइजिंग, ठीक है, एनवायरमेंट फैक्ट्स हैव हाई फॉरगेटेबिलिटी विदाउट, देखिए भाई वही बात कर रहा है कि आप अगर बार बार रिपीट नहीं करोगे तो एनवायरमेंट के फैक्ट ऐसे हैं कि कौन सी चीज कहां हुई थी, कौन सी क्या है, वो सब भूल जाते हैं, ठीक है। पी/क्यू हमें लगाने पड़ेंगे, पी/क्यू को आप नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यही चीज, ऑलमोस्ट यही चीज 1 2 3 साल 5 साल में रिपीट होती रहती है, ठीक है। ऑलमोस्ट उसी एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़ा सा बदल के पूछे जाते हैं। तो पी/क्यू हर सब्जेक्ट के लिए एक बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो चीज लोग स्किप करते हैं वो है क्या, मेंस की आंसर राइटिंग। जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, सर पहले प्री हो जाए मेरा, फिर मैं किस पे शिफ्ट करूंगा, मेंस पे शिफ्ट करने वाला हूं, पहले मेरा प्री हो जाए फिर मेंस पे। नहीं, जब मेंस लिखना स्टार्ट करोगे, जब मेंस की आंसर राइटिंग करोगे तभी तो कंसेप्ट आपका बिल्ड होगा। अगर कंसेप्ट बिल्ड ही नहीं हुआ तो कहां से आप प्री निकाल पाओगे। आपको प्री के लिए मेंस पहले पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, कि आपको पढ़ना है प्री का, नहीं, प्री तो लास्ट के 1 महीने में अगर आप पढ़ लोगे ऊपर से, और फिर आप क्या लगा लोगे, टेस्ट सीरीज भी लगा लोगे, ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज लगा लोगे तो भी हो जाएगा प्री तो, लेकिन मेंस में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, वास्ट सिलेबस है, क्योंकि सब्जेक्ट भी बढ़ जाते हैं तो वहां पे टाइम कम है। और मेंस की जब आंसर राइटिंग करोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे मेंस की आंसर राइटिंग के दौरान। तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग पहले करनी है, उसको कभी भी स्किप नहीं करना है। इसको ये नहीं लेके चलना कि आज मैं पहले प्री का कर लेता हूं फिर मेंस का करूंगा, नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। पहले हमेशा प्रायोरिटी पे मेंस रखना ताकि कंसेप्ट क्लियरिटी हो, ताकि आपको चीजें एक दूसरे के साथ लिंक करना, एक दूसरे के साथ कैसे चीजें आती हैं, वो सब कुछ यहां से सीखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्रिसीजन ओवर द स्पीड इन प्रीलिम्स। ये बड़ा जरूरी चीज है, ये बड़ा जरूरी चीज है कि स्टार्ट विद द स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस
एलिमिनेट यूजिंग द फैक्ट्स यू आर सर्टेन ऑफ बिफोर गेसिंग द ऑन द रेस्ट। मतलब आपको क्या करना है भाई, प्रिसीजन पे फोकस करना है, ये नहीं करना आपको। मतलब इसका मैं सिंपल सी भाषा में बता दूं कि आप चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर लो, लेकिन वो सही होने चाहिए, लेकिन वो करेक्ट होने चाहिए। प्रिसीजन आपका बेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू स्पीड। आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ, 80 में से 50 गलत कर दो तो क्या फायदा उसका। ऐसा करो ना कि 50 क्वेश्चन कर रहे हो और 50 के 50 सही हैं, ये होना चाहिए। तो इसमें श्योरिटी ज्यादा है, इसमें श्योर आप ज्यादा हो कि आपका सिलेक्शन होगा, बजाय इसके 80 वाले के, है ना। तो पहले क्या कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए, असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने चाहिए, ताकि आप उसमें से चीजों को एलिमिनेट करके बहुत जल्दी से आप क्या कर सको, अच्छा स्कोर कर सको। मतलब चीजों कंसेप्ट तो अगर आपको पता है तो असर्शन रीजन में कर ले जाओगे, अगर कंसेप्ट ही नहीं पता तो कैसे करोगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, जैसे आपका सेंचुरी और स्टेट, कंजर्वेशन ईयर्स, प्री बिल्ड योर ओन क्विक रेफरेंस मैच। मतलब आपने अगर क्या किया है, मान लो इसकी आपने सेंचुरी और स्टेट की ट्रिक याद कर रखी है, या आपने कुछ मेमोनिक्स बनाया हुआ है, या फिर आपने कैसे भी याद किए हुए हैं, तो ये जल्दी से हो जाएंगे, है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इससे पहले 10 से 15 साल के PYQ, या फिर आपको डेली आपको 10 से 15 PYQ लगाने, MCQ डेली बेसिस पे हर टॉपिक से लगाने, जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उसी चीज से लगाने हैं। ये मत देखो कि कितने आपके सही हो रहे हैं कितने गलत, आपको उस चीज को लगाते जाना है, ठीक है। मास्टर ऑफ फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिमिलर कैटेगरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्सेस नेशनल पार्क वर्सेस बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, इन सबके बीच में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई द डिसिप्लिन्ड एलिमिनेशन रूल, मतलब एलिमिनेशन रूल आपको पता होना चाहिए, कैसे हम एलिमिनेट करते हैं, और राइट आंसर तक आपको ना पता होते हुए भी कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका मेंस आंसर राइटिंग क्या कैसे करनी है, ठीक है। वो तो अभी सारा पढ़े कैसे, वो सब कुछ हो गया। मेंस आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर, सब्सटेंस, स्टेट स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन के साथ हमें करनी है। तो ये सब तो पता होता है कि इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ठीक है, ये सब कुछ आता है। लेकिन हम कैसे अपने आंसर को, एक नॉर्मल आंसर को भी बहुत अच्छे से तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हमें बहुत कम चीजें पता है तो भी हम एक आंसर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। कैसे? फ्लो चार्ट का यूज करके, डायग्राम्स का यूज करके, ठीक है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस बता के, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट और हायरार्की, इन सब के साथ, एसडीजी के साथ उसको हमने लिंक कर दिया, एसडीजी के साथ लिंक कर दिया, ऐसी चीजों के साथ लिंक कर दिया जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। कि इंटीग्रेट हरियाणा स्पेसिफिक डेटा विद स्कीम्स, कि हरियाणा का स्पेसिफिक डेटा है, उससे सेंटर की कोई स्कीम है, स्टेट की कोई स्कीम है, उसके साथ आप अटैच कर सकते हो। जैसे ग्रीन वॉल, अरावली की ग्रीन वॉल, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एंक्रोच आंसर विद प्रिसाइज कीवर्ड्स, जैसे जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है उसी चीज को, मिटिगेशन मेजर पूछे गए, एडेप्टेशन पूछी गई, रेजिलियंस, सब्सटेंस, डेवलपमेंट, मतलब ऐसे कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। ये कीवर्ड्स है किसी भी आंसर में। अगर इन ऐसे कीवर्ड्स, एनवायरमेंट के आंसर में ऐसे कीवर्ड्स यूज करोगे तो ये आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। मतलब आपका जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो आपका ये देखेगा कि आप एनवायरमेंट की जो की टर्मिनोलॉजी है उसके फ्रेंडली हो, उसको आप जानते हो, तो वहां से आपके पास थोड़े से मार्क्स
ज्यादा आने की संभावना रहती है। ठीक है, वहां से आपके पास थोड़े से मार्क्स ज्यादा आने की संभावना रहती है, तो इसीलिए इसको आप फॉलो करोगे। ठीक है, इसीलिए इसको आप फॉलो करोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, प्रैक्टिस वीकली आंसर राइटिंग। वन लाइव एनवायरमेंटल इशू, आज के दिन का कोई, या फिर एक वीक में मान लो न्यूज़पेपर में कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू आया, उसका आपने क्या किया, आंसर राइटिंग कर ली, तो वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, स्टैटिक आपका चल ही रहा है। पिक वन नेशनल एंड वन हरियाणा स्पेसिफिक स्टोरी ईच वीक, कि भाई आपको हरियाणा स्पेसिफिक भी हर वीक में एक बार गो थ्रू होना है और स्टेट वाले में भी एक बार गो थ्रू होना है। ठीक है, अब देखिए 8 वीक का एनवायरमेंट एक्शन प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूं कि क्या क्या करना चाहिए 8 वीक में आपको। तो पहले 1-2 वीक में आपको एनसीईआरटी फाउंडेशन बनानी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको स्टैटिक जो बुक है आपकी शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस या फिर अपनी एकेडमी की जो बुक आती है, जो अपनी एकेडमी की बुक आने वाली है, वो पढ़नी चाहिए आपका। ठीक है, फुल स्टेट जो आपका स्टैटिक सिलेबस है वो यहां से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको 5वें वीक में जब ये आपका स्टैटिक कवर हो जाए, तो अब आप आओगे हरियाणा स्पेसिफिक में। हरियाणा स्पेसिफिक में जो स्टेट के जो आपके एक्ट्स हैं वो सारे, ठीक है, उसके बाद अरावली के जो मतलब स्टेट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी वगैरह है, जो भी वेटलैंड वगैरह जहां जहां जैसे जैसे भी है, वो आपको सारे पढ़ने हैं। उसके बाद आपके क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी कन्वेंशन वगैरह होती हैं, ठीक है, वो सारी आपको याद करनी है। अब आ जाइए, यहां तक हो गया। ठीक है, और अब आ जाइए 7th वीक में। 7th वीक में आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स को मर्ज करोगे। मतलब आपका जो अभी तक हुआ 6 वीक में 1.5 महीने में जो आपने पढ़ा, उसको आप अब करंट अफेयर के साथ लेके आओगे। जब करंट अफेयर के साथ इसको पढ़ लोगे 1 वीक में, तो नेक्स्ट वीक आप क्या करोगे, उसी चीज को, पीवाईक्यू को और टेस्ट सीरीज को उठाओगे। क्या उठाना है आपको, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज। अब जितना भी पढ़ा है आपने, क्योंकि यहां पे स्टैटिक भी कवर हो गया और इधर आपका करंट अफेयर कवर हो गया, अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन लगाओगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ही आप में परफेक्शन आएगी। आपको पता चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे हो। आपने कहां गलती की और क्या क्या गलती की है, वो सब चीजें आपको पता चलेंगी, तो आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने क्या कर लिया, आपने पीवाईक्यू लगाए। अब पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज लगाने का फायदा क्या होगा, पहला फायदा आपको पैटर्न पता चलेगा कि प्रीवियस एग्जाम में क्या पूछा गया है। दूसरी चीज ये होगी कि आपका टॉपिक, जो टॉपिक कमजोर है वो टॉपिक यहां से निकल के आएगा कि इस टॉपिक पे मुझे काम करना है, दूसरे को सिर्फ देखना है। इस टॉपिक पे काम करना है, दूसरे को देखना है, वो चीज यहां से निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका क्या करना है, वीकली आंसर राइटिंग करनी है। ऊपर हमने डिस्कस किया कैसे करनी है, एक हमें हरियाणा स्पेसिफिक और एक नेशनल स्पेसिफिक टॉपिक उठाना है और उसकी हमें वीक में एक बार आंसर राइटिंग करनी है। उसके बाद फाइनल वीक में आप रैपिड रिवीजन करो। हरियाणा एट ए ग्लेंस जो सीट बनाई थी करंट अफेयर की और हरियाणा की, हरियाणा का करंट अफेयर उसमें डाला, हरियाणा स्पेसिफिक चीजें डाली, वो देखनी है। मेमोनिक्स जो बनाए थे आपने वो देख लेने हैं। लास्ट मंथ में करंट अफेयर, सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए और आपका टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। क्लियर? तो ये आपका पूरा रोड मैप हो गया कि कैसे 8 वीक के अंदर या 10 वीक के अंदर आप, अगर मान लो किसी को ज्यादा टाइम भी लग रहा है, तो 10 वीक के अंदर आप कैसे एनवायरमेंट को अप्रोच करोगे, कैसे आंसर राइटिंग करोगे और क्या क्या करना है, कहां हर्डल आ सकते हैं, कैसे उनको अवॉइड किया जा सकता है, ये सब कुछ आज हमने इसमें डिस्कस किया है। तो ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहिए और मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, एकेडमी आपकी हेल्प करती रहेंगी ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे कि आपको कैसे आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। और बहुत ही जल्द आपके लिए एनवायरमेंट लेके आ रहे हैं, तो तब तक के लिए बने रहिए और हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत।